वेलकम एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 11th का न्यू चैप्टर जिसका नाम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब देखो केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। अगर हम अपने आसपास किसी भी कंपाउंड, मॉलिक्यूल, किसी की भी बात, कंपाउंड किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स किससे बना होता है? एटम से। तो अब कोई भी चीज अगर हम देखते हैं, मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स एटम से बना है। कोई फोर्स होगा जो उनको आपस में बांध के रखा है, तो वही फोर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करता है, जो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बांध के रखता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। तो आई होप समझ आया होगा केमिकल बॉन्ड क्या होता है। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। तो आज हम समझेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्यों होता है, क्यों कुछ एलिमेंट्स है जो करते हैं केमिकल बॉन्ड, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, वाइल कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते हैं। तो आज हम इन सभी के रीजंस को समझेंगे और हम लेविस के स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, कंपाउंड्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब मैंने केमिकल बॉन्ड क्या होता है वो समझा दिया। अब मैं बताऊंगी, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है व्हाई डू एटम्स कंबाइन। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कुछ एटम, मतलब सभी एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है? देखो कोई भी हो, अगर हम किसी की भी बात करेगा, अगर हम खुद की भी बात करें या तुम लोग अपनी बात करो, तो तुम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसके पीछे का क्वेश्चन मार्क देखो। तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ताकि अच्छी जॉब मिले। जॉब मिलके क्या मिलेगा? मेन पैसा, है ना। तो पैसे से क्या होगा? स्टेबिलिटी, ठीक, ये होगा। तो सेम चीज एटम्स में भी होता है। एटम्स क्या करता है? एटम्स जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है, ये मेन क्वेश्चन है। तो देखो नेचर में हर चीज अगर कोई लेस स्टेबल है तो वो हमेशा अपने आप को मोर स्टेबल करना चाहेगी। तो मेन यहाँ जो रीजन है, इसका रीजन क्या है? स्टेबिलिटी के लिए। एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन करते ही क्यों है? स्टेबल होने के लिए। अब कैसे स्टेबल होता है? देखो जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। समझ आया? इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का एनर्जी से क्या रिलेशन है? एनर्जी किसी भी सिस्टम का जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इसीलिए होता है ताकि कोई भी लेस स्टेबल सिस्टम मोर स्टेबल की तरफ बढ़े। समझ आया? अब दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाई डू सर्टेन कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, सर्टेन डू नॉट। क्यों कुछ ऐसे एटम्स हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन या बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं वाइल कुछ नहीं करते? तो इनमें जो करते हैं वो तो सभी हो गए, सारे एलिमेंट। कौन है जो नहीं करते? वो है नोबल गैसेस। जितने भी नोबल गैसेस होते हैं ना, वो इतने स्टेबल हैं कि वो मोनो एटॉमिक गैसेस एटम के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब उनको किसी की जरूरत नहीं है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? साइंटिस्ट को सबसे पहले ये चुल मची कि भाई ऐसा क्या है कि बाकी सारे एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं बट नोबल गैस नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जितने भी नोबल गैसेस होते हैं इनका कन्फिगरेशन क्या होता है? NH2 NP6। मतलब उनके इस कॉन्फ़िगरेशन के वजह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर ही नहीं रहे थे। एटम्स के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे ना, तो जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, वो कैसे अचीव होगी? जब किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब कोई भी एटम क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ बढ़ जाएगा। और इसी चीज को समझने के बाद लेविस ने क्या किया था? एक रूल दिया था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी एटम अगर स्टेबल होना चाहता है तो वो अपने आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब वो कैसे भी लिए, इधर बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उसका काम है। मतलब या तो वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, अगर कमी है तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर क्या करे? म्यूचुअल शेयरिंग करे। बट कैसे भी करके अपने वैलेंस शेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं। यही है लेविस का ऑक्टेट रूल। समझ आया? और इसी चीज को फिर लेविस ने क्या किया? अलग अलग कंपाउंड्स के लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर से समझाया, जो कि अब हम आगे की तरफ समझेंगे। अब हम लेविस डॉट सिंबल को समझेंगे। अगर तुम्हें ये सब बातें समझ आ गई तो तुम इसे कॉपी भी कर सकते हो। इससे क्या होगा? तुम्हारे नोट्स भी बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लेविस डॉट सिंबल को समझेंगे। लेविस डॉट सिंबल में क्या हुआ था ना, लेविस ने बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया था। और कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया था? उन्होंने बोला था आप किसी भी एलिमेंट का सिंबल बनाओ।
सिंबल बनाओ, मतलब सिंबल से रिप्रेजेंट करो, और सिंबल के आसपास आपको सिर्फ और सिर्फ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही शो करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब अगर मैं हैलोजन की बात करूं तो आपको सिर्फ उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं सिर्फ वो ही दिखाना है। अंदर के इलेक्ट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन है जो पार्टिसिपेट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ना कि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स वेल प्रोटेक्टेड होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। तो तुम्हें लेविस डॉट सिंबल में किसी भी एलिमेंट का सिंबल बनाना है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है, समझ आया? उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करना, या 2 एटम्स के बीच में कैसे बॉन्ड बन रहा है, 3 एटम्स के बीच में कैसे बॉन्ड बन रहा है, उस चीज को हम दिखाते हैं लेविस के रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, समझ आया? तो देखो लेविस डॉट सिंबल जो है ना, तो बहुत बेसिक है, आई थिंक ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता है। जैसे अगर मैंने बोला H2 के लिए लेविस डॉट सिंबल बनाओ, तो H2 में क्या है? 2 हाइड्रोजन, ठीक। अब हाइड्रोजन के लिए ऑक्टेट रूल नहीं, ड्यूप्लेट रूल लगता है। मतलब तुम क्या करो, हाइड्रोजन बनाओ, हाइड्रोजन, हर एक एटम हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। इसमें भी कितने हो गए? 1। अब दोनों को 1-1 की कमी है, तो क्या करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा कि शेयर करेगा? शेयर करना बेटर रहेगा ना, तो क्या करेगा, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने लगते हैं। मतलब ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ये वाला इसके, और दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं आपसी इलेक्ट्रॉन्स को, और इस तरीके से दोनों अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करते हैं। तो ये तो बेसिक H2 का स्ट्रक्चर हो गया। देखो, बट आज के वीडियो में हम ये सब बेसिक वाले स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे। आज हम समझेंगे जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हो गए, CO3-2, SO4-2, PO4-3, ठीक है। मतलब ये सब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बच्चों को इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने ही नहीं आता। तो आज हम उस चीज को समझेंगे। पहले अगर ये समझ आ गया तो कॉपी कर लो। तो देखो, पीछे की बातें सारी समझ आ गई, तो अब हम सीखेंगे, कोई हमें फॉर्मूला दे रखा और हमें बोलेंगे उसका लेविस डॉट सिंबल बनाओ, ठीक है। तो इजी वाले पहले मैं एक इजी डिस्कस करूंगी, फिर उसके बाद वो वाले डिस्कस करूंगी जिसमें बच्चों को यूजुअली प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिखा है, तुम्हें कुछ रूल है जो बेसिक है, जो याद होना चाहिए। पहला क्या कहता है, कोई भी अगर एग्जाम्पल तुम्हें दे रखा है, जैसे अगर मैंने बोला कि NF3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, ये NCERT में गिवन है। तो अब क्या करो, जो भी तुम्हें फॉर्मूला दे रखा है उसमें तुम पहचानो कौन सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है, जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें नाइट्रोजन को सेंटर में रखो। तो नाइट्रोजन को हमने सेंटर में रख दिया, उसके आसपास 3 ऐसे फ्लोरीन बना दो, ठीक। अब क्या होता है कि सेकंड रूल क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन इट्स वैलेंस शेल ऑफ ऑल एटम। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि सभी के जितने भी एटम्स है, सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको कैलकुलेट करो, और उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आया? तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम देखेंगे। तो A को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जितने एटम्स है देखो, कितना नाइट्रोजन का कितना एटम है? 1। तो नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस शेल। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। तो क्या कर दो, 1 × 5 प्लस क्या करो, फ्लोरीन कितने? 3 × फ्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। तो 7 × 3 हो जाएगा, 7 × 3 दैट इज कितना हुआ? 7 × 3 से 21 और 5 दैट इज 26। इसका मतलब इस पूरे फॉर्मूले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है सभी के वैलेंस शेल में, वो कितने? 26। वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब तीसरा क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय ऑल एटम टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम्हें कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सबको, सारे एटम्स को, अगर अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? अच्छा, इसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो कैपिटल N कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, नाइट्रोजन कितना है? 1, एक एटम है, इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ना, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो हर एटम चाहता है? 8 ना, तो क्या कर दो, 1 × 8 प्लस फ्लोरीन कितने? 3, और हर फ्लोरीन क्या चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो उसके आउटर मोस्ट में, तो क्या कर दो, 8 × 3, तो 3 × 8 हो जाएगा, दैट इज कितना हो गया? 8 3 24 और 8, तो ये कितना हो गया? 32। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल इसमें शेयर्ड हुए हैं वो निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो उसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो S को हमेशा कैसे निकाला जाता है? N - A, दैट इज N कितना था? 32 - 26 कर दो, कितना आ गया? 6। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड कितने आ रहे? 6। अच्छा, कभी भी तुमने जब S निकाल लिया ना, तो उसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो हमेशा बॉन्ड पेयर निकल आएगा। इसका मतलब यहाँ पे टोटल बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 3 बॉन्ड पेयर, मतलब यहाँ टोटल 3 बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? फाइंड लोन पेयर। अब अगर तुम्हें लोन पेयर निकालना है तो लोन पेयर निकालने के लिए क्या करो, पहले तो A - S करो, जो भी नंबर आएगा उसको 2 से डिवाइड करो, तो
लोन पेयर निकल आएगा, ठीक है। तो A माइनस एस, यहाँ पे A कितना था 26 माइनस S कितना था 6, तो कितना आया आंसर 20। 20 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 10। इसका मतलब इस NF3 में टोटल तुम्हें लोन पेयर कितने बनाने हैं 10। समझ आ रहा है, कितने बनाओगे 10। अब इतनी बातें पता चल गई, अब हम बनाएंगे कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब एक दो चीज और यहाँ लिखी हुई है, जब हम लोन पेयर ड्रॉ कर देते ना, कभी कभी क्या करोगे तुम, लोन पेयर ड्रॉ कर दिया तुमने, उसके बाद तुम्हें लगेगा कभी कभी ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही छोड़ दो। बट कभी कभी क्या होगा कि लोन पेयर ड्रॉ करने के बाद हमें दिखेगा कोई इक्का दुक्का एटम ऐसा बच जाएगा जिसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा, तो उस केस में हमेशा तुम्हें लोन पेयर को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है ताकि ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो जाए। फिर मैंने एक पॉइंट लिखा है, सेंट्रल एटम कैन वायलेट ऑक्टेट रूल टू रिमेन इन इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी। इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जिनका जब हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पे सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में आने के लिए वायलेट कर देता है ऑक्टेट रूल को, मतलब उसके आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बट स्टिल वो उसका स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब ऐसा क्यों, तो आपको पता है ये केमिस्ट्री है, यहाँ पे ऐसी ही चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ एटम्स है उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी और वो किस किस कोवेलेंसी में एग्जिस्ट करते हैं वो लिख दिया है, अगर आप चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाए, सिंगल सिंगल एक बॉन्ड बना दो, ठीक है, एक सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब सबसे पहले लोन पेयर पे जाओ, लोन पेयर कितने हैं 10, तो 10 लोन पेयर मतलब 3 इसको दे दो, 3 इसको दे दो, 3 इसको दे दो, ठीक है, क्योंकि 7 होते हैं ना, फ्लोरीन में कितने होते हैं वैलेंस शेल में 7, तो अगर 1 2 3 तो यहाँ कितने हो गए 2 2 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ऐसे ही 3 इसको दे दो। मतलब तुम्हें टोटल जो लोन पेयर है ना वो इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इस तरीके से करो कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। कभी ऐसा होगा जब लोन पेयर सारे बनाने के बाद भी ना कुछ एटम्स बच जाएंगे जिनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, लोन पेयर को डबल और ट्रिपल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1 2 3 लोन पेयर हो गए, 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 लोन पेयर हो गए। देखो फ्लोरीन का वैलेंसी कंप्लीट है, तो 2 2 4 5 6 7 8 ये तीनों फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब नाइट्रोजन का देखो 2 2 4 5 6, नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ, बट हमारे पास एक लोन पेयर अभी भी बचा है, तो वो लोन पेयर इसको दे दो, तो हो गया ना। तो इसका मतलब ये 10 लोन पेयर थे, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सारा कुछ हमारा 3 बॉन्ड पेयर बन गया है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6, यही तो है। और आगे जो लिखा हुआ है A और N, ये सबसे हमें कैसे हेल्प मिलता है मैंने सब बता दिया। तो ये NF3 का स्ट्रक्चर है जो कि मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, आई होप क्लियर होगा। अब ये तो सिंपल था, अब हम थोड़ा डिफिकल्ट वाले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर ये समझ आ गया है तो इसको छाप लो। देखो अभी तक जो पढ़ाया वो समझ आ गया ना। अब हम एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे जो कि क्या है NO3-1, ठीक है, NO3-1, ठीक। इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा ताकि स्ट्रक्चर गलत ना हो, ठीक है। अब वो कैसे, वो मैं स्ट्रक्चर के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि अब मुझे इसमें सबसे पहला स्टेप क्या था, मुझे A निकालना है, तो A निकालने के लिए मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ एटम 1 है, वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना है 3, नंबर ऑफ एटम 3 है, वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, कभी भी अगर यहाँ -1 लगा है तो इसको +1 कर दो, अगर यहाँ -2 लगा होता तो +2 कर दोगे, अगर यहाँ +2 लगा होता तो -2 कर देते, समझ आया। तो इस तरीके से 6 3 से 18 + 1 19, 19 और 5 कितना हो गया 24। तो इसका मतलब A कितना आ गया हमारा 24। अब हमें N निकालना है। N निकालने के लिए मैंने क्या बताया, क्या करो, यहाँ पे कितने एटम है 1, ऑक्टेट चाहिए ना इसको, तो 1 × 8 प्लस कितना एटम है 3, इसको भी ऑक्टेट चाहिए तो कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो गया 8 + 8 3 से 24, 24 और 8 कितना हुआ 32, तो ये कितना हो गया 32। अब हमें S निकालना होता है। S कैसे निकालते हैं, N-A, दैट इज N कितना था 32, 32 - 24 कितना आया, कितना आ गया 8। तो अब इससे हम बॉन्ड पेयर निकालेंगे, बॉन्ड पेयर कितना आएगा 4। अब हमें लोन पेयर निकालना है, तो लोन पेयर के लिए मैंने बताया ना, पहले A - S कर दो, जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो A - S क्या है 24 - S क्या है 8, कितना आ गया 16। तो इसका मतलब लोन पेयर कितना आएगा 8। तो हमें 8 लोन पेयर है, उससे हमें काम करना है, ठीक है। तो अब हम स्ट्रक्चर बनाए। सबसे पहले लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेंटर में रखा, उसके आसपास 3 ऐसे ऑक्सीजन बना दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या बोला था, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड्स बनाओ, ठीक।
तो सिंगल बॉन्ड बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3। अब देखो 8 लोन पेयर है, अब तुम्हें 8 लोन पेयर को बनाना है। सबसे पहले तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं 8 यहाँ, सबसे पहले ना जो भी लोन पेयर के नंबर्स होते हैं उनको साइड वाले को देना शुरू करो। साइड वाले जब सेटिस्फाई हो जाएंगे तब बीच वाले को देना, ठीक है। तो क्या तुम्हें लगता है कि 8 लोन पेयर इन 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, मैं कोशिश करती हूँ, क्या कर दूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, मैंने दे दिए। 8 लोन पेयर थे, दे दिए। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दिया। अब देखती हूँ क्या सब खुश हैं, क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो क्या हो गया, 2 2 4 5 6 7 8, 2 2 4 5 6 7 8, ये खुश, ये खुश, क्या ये खुश है? 2 2 4 5 6, ना, ये खुश है, 2 2 4 5 6 नहीं। इसका मतलब 2 लोग यहाँ सैड है, ठीक है, 2 एटम्स है जो सैड है। अब हम उनकी सैडनेस कैसे दूर कर सकते, ठीक। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, कुछ ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जहां तुम्हें थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा तिगड़म भिड़ाना पड़ेगा। क्या है यहाँ पे, मैंने बताया था जब हमें लोन पेयर देने के बाद अगर लग रहा है कि किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो आप उस लोन पेयर को डबल या ट्रिपल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो अगर मैं इनमें इसका और इसके में से कोई एक लोन पेयर को डबल में कन्वर्ट कर दूं, तो डबल में कन्वर्ट करना मतलब ये अब डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड बन गया। तो अब इसका लोन पेयर भाई अब कितने, 1 2 3 4 5 6 7, एक बच गया ना, उसको यहाँ बना दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब गिनो जरा कितना हो गया सबका, 2 2 4 5 6 7 8, ये भी खुश, 2 2 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन भी खुश, 2 2 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन भी खुश, ये भी 2 2 4 5 6 7 8, ये भी खुश। मतलब देखो एक डबल बॉन्ड बनाने से क्या हुआ, हमारा सारे एटम खुश हो गए, ठीक है। बट अब कुछ बच्चों को यहाँ ये प्रॉब्लम आएगी। और एक और चीज देखो, नाइट्रोजन कौन कौन सी वैलेंसी में एग्जिस्ट करता है, 3 में 4 में, मतलब वो बॉन्ड्स 4 बनाता है। और हमेशा याद रखना जब वो 4 बॉन्ड्स बनाता है तो हमेशा अपने ऊपर प्लस चार्ज ले आता है, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड्स कितने हो गए, 3 4। अभी जब हम फॉर्मल चार्ज, इसके ऊपर देखना अभी +1 आएगा, वो मैं अभी फॉर्मल चार्ज के थ्रू बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है। और यहाँ पे NO3 पे क्या है, -1। तो यहाँ -1 क्या कर रहा है, हम कैसे इसमें देखेंगे, तो उसके लिए तुम्हें फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट पता होना चाहिए। फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट क्या है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन -½ इंटू बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं काम करती हूँ इस वाले ऑक्सीजन के लिए निकालती हूँ फॉर्मल चार्ज। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 2 4 5 6, ठीक, -½ इंटू बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो 2 से 2 कट गया, 6 - 6 0, 0 - 1 -1, दैट इज इसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, -1। और सेम अगर ये भी तो सेम ही स्ट्रक्चर है, इसका भी निकालोगे तो फॉर्मल चार्ज -1 ही आएगा। तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए मैम फिर तो यहाँ -1 सिर्फ एक ही दिख रहा है। देखो नाइट्रोजन का भी फॉर्मल चार्ज तुम खुद से निकालो या मैं निकाल के बता देती हूँ। इसका +1 आएगा, इसका 1 + 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पे -1 ही तो चार्ज आएगा। और हमेशा ये बात याद रखना, नाइट्रोजन व्हेनेवर फॉर्म्स 4 बॉन्ड उसके ऊपर हमेशा +1 चार्ज रहता है। ऑक्सीजन जब भी सिंगल बॉन्ड से दिखेगा तो उसके ऊपर -1 का चार्ज रहता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, दैट इज SO4 - 2। SO4 - 2 मैंने बताया सबसे पहले इसके लिए A निकालो। A के निकालने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 + 4 नंबर ऑफ एटम इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 -2 है, +2 कर दो, क्या आ जाएगा, 6 + 26, ये कितना हो गया, 32, ठीक। ऐसे ही अब n कैलकुलेट करो। n कैलकुलेट करने के लिए क्या है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 1, ऑक्टेट चाहिए ना, तो 8 + 4 × 8, ठीक है। तो 8 + 4 8 = 32, 40, ठीक। s कैलकुलेट कर दो, n - a, दैट इज कितना आ जाएगा, 40 - 32, कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे यहाँ पे, 4। लोन पेयर कैलकुलेट करना है, a - s करो, a - s कितना है, 32 - 8 कितना हो गया, 24। तो यहाँ लोन पेयर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, 12 लोन पेयर होगा, ठीक। अब स्ट्रक्चर बनाओ, सबसे पहले सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला सेंटर बनेगा, तो सल्फर बना दिया, उसके आसपास 4 ऑक्सीजन बना दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया ना पहले सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स बना दो, तो सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब लोन पेयर को डिस्ट्रीब्यूट करो, 12 लोन पेयर है ना, तो क्या करोगे, अगर वैसे देखा जाए, दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12। ठीक, इसका मतलब कि देखो सब पे क्या हो गए 12 हमारे लोन पेयर हमने दे दिए। अब हम देखेंगे क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो देखो 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 और सल्फर का 2 2 4 5 6 7 8, मतलब सभी खुश हैं यहाँ पे। बट ऐसा नहीं होता है। कुछ स्ट्रक्चर्स, मैंने क्या पॉइंट लिखाया था, सेंट्रल एटम अपना कोवेलेंसी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहने के लिए ऑक्टेट रूल को वायलेट भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है, समझ आया। इसका मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जिसमें क्या होगा, मतलब सल्फर को अपने मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहना है। तो सल्फर का मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होता है 6। अभी कितनी वैलेंसी है इसकी 1 2 3 4, तो 6 में आने के लिए वो क्या करेगा, ये लोन पेयर को कन्वर्ट कर दो डबल बॉन्ड में और इसके किसी के लोन पेयर को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। तो ये यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हटा दो, ये हटा दो। ठीक है, अब जो ये स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है SO4 - 2 का। ठीक है, फिर फॉर्मल चार्ज मैंने निकालना बता दिया, तुम चाहो तो निकाल सकते हो। जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हैं उन्हीं पे -1 आएगा, तो इस पे -1 चार्ज होगा, इस पे -1 चार्ज होगा। और सल्फर पे अगर फॉर्मल चार्ज निकालना है तो निकाल लो फॉर्मल चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कोई भी नहीं है 0, माइनस हाफ बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 2 6 6 - 6 0, मतलब सल्फर पे फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है 0। ऐसे ही इनमें से किसी एक पे अगर फॉर्मल चार्ज निकालना है निकाल लो। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, माइनस लोन पेयर कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 माइनस हाफ बॉन्ड पेयर कितना है 2 2 4। ठीक है, तो 2 2 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया 0, मतलब इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा 0। सेम इसका फॉर्मल चार्ज भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए SO4 - 2 ये होता है इसका एक्चुअल लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं एक और बता देती हूँ, PO4 - 3। ठीक है, PO4 - 3 कैसे बनाते हैं, PO4 - 3। ठीक, फॉस्फोरस में सेम वही चीज़ है, A निकालो। A कैसे निकालेंगे 1 × 5 + 4 × 6 + 3 कितना हो जाएगा 5 + 6 4 = 24 27 और 5 कितना हुआ 32। अब N निकालो, N क्या हो जाएगा 1 × 8 + 4 × 8 दैट इज 8 + 4 8 = 32। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 40। S निकालो, S क्या होगा N - A दैट इज N कितना 40 - 32 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्ड पेयर कितने हो गए 2 से डिवाइड कर दो, तो बॉन्ड पेयर कितने आ गए 4। ठीक, अब लोन पेयर निकालना है तो A - S कर दो। A कितना है यहाँ पे 32 - 8 कितना आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 12, मतलब PO4 - 3 में लोन पेयर कितने होने चाहिए 12। समझ आया। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाए। अब PO4 के लिए फॉस्फोरस को बीच में रखो, ऑक्सीजन सारे बना दो यहाँ। ठीक, 12 लोन पेयर बनाने हैं ना, तो 12 लोन पेयर के लिए क्या होगा 3 3 6 7 8 9 10 11 12 सबको दे दो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब क्या होगा बताओ, ये हो गया, मतलब 12 लोन पेयर हमने दे दिए। अब देखो क्या सब सेटिस्फाई है, हाँ ऑक्सीजन तो सारे ऑक्टेट कंप्लीट है, फॉस्फोरस 2 2 4 5 6 7 8 फॉस्फोरस का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। बट क्या ये इसका सही स्ट्रक्चर है, नो। मैंने बताया था ना फॉस्फोरस मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है 5, तो वो क्या करना चाहेगा 5 बॉन्ड्स बनाना चाहेगा, तो किसी एक का डबल बॉन्ड मतलब लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, तो ये हटा दो इसके ऊपर से और यहाँ डबल बॉन्ड बना दो। अब ये सही स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर फॉर्मल चार्ज निकालना है। मैंने बताया वैसे तो फॉर्मल चार्ज अब तुम्हें निकालने की जरूरत ही नहीं है। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में दिखे माइनस चार्ज लगा दो, तो इस पे माइनस चार्ज होगा, इस पे माइनस चार्ज होगा, इस पे माइनस चार्ज होगा। बस ये हो गया हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ PO4 - 3। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो तुम खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। SO3 - 2 NO2 - 1 HNO3, ये कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हैं जो तुम लोग खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कर लो। वैसे मैंने लेविस डॉट स्ट्रक्चर को अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप तुम लोग को अच्छा लगा होगा।